हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एंड इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म ऐसा टॉपिक है जो आप अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, फिर 12th में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर आप जब अपने एमबीबीएस में आएंगे फर्स्ट ईयर में, तो आपको फिर से फिजियोलॉजी में सेम टॉपिक पढ़ना होगा। और ये टॉपिक अभी भी आधों को समझ नहीं आता है, मतलब आधों क्या, मैं बोलूँगी 70% ऑफ द जनता को नहीं समझ आता है। देन आप जब एमबीबीएस में पहुंचते हो फर्स्ट ईयर में, तब भी आधों को नहीं समझ आता। तो मतलब कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो देखते हैं ये टॉपिक आपको कितना समझ आ पाता है, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि मैं उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ज़्यादा हाई फाई टर्म्स को यूज़ नहीं करें तो ये बेटर है, ताकि आप इस पार्ट को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो हम क्या क्या ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ चुके थे। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइप से एक्सक्रीशन करता है। देन हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा था। उसके बाद हमने देखा था हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड, हमने यूरिन फॉर्मेशन सीखा था। देन वी आर स्टडीड अबाउट नेफ्रॉन। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। एंड नाउ टुडे वी आर स्टडिंग द 5th पार्ट दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो सबसे पहली बात, काउंटर करंट ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। काउंटर वर्ड का जो मीनिंग है वो होता है ऑपोजिट। काउंटर वर्ड का सीधा मीनिंग क्या होता है? ऑपोजिट। और करंट इज द फ्लो। करंट, जब कोई भी चीज फ्लो कर रही है तो हम उसको कह देते हैं करंट। पानी बह रहा है तो इट विल बी वाटर करंट, हवा बह रही है तो इट विल बी विंड करंट। तो एनीथिंग विच इज फ्लोइंग इज करंट। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं काउंटर करंट। मतलब नाम पढ़ के, नाम सुन के ये कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है कि कुछ तो चीजें हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने वाली हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने वाली हैं। ओके, अब काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब क्यों होता है? अगर हमारी किडनी में हो रहा है, नेफ्रॉन्स में अगर ये मैकेनिज्म हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? कोई मोटिव होगा ना कि बस ऐसे ही कुछ काम नहीं था तो सोचा काउंटर करंट ही कर लें, कि इस टाइप का कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली देयर इज सम मोटिव, इसीलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म आपकी बॉडी में हो रहा है। तो मोटिव क्या है? सीधा मोटिव ये है टू कंसंट्रेट द यूरिन, टू कंसंट्रेट द यूरिन। आप जानते हो भैया कि जीएफआर जो एक दिन में बनता है, यहाँ सारा फिल्ट्रेशन विल्ट्रेशन होके जीएफआर जो एक मिनट में बनता है, कितना बनता है? 125 ml पर मिनट। एक मिनट में 125 ml जीएफआर फॉर्म होता है। और अगर मैं इसको एक दिन में बोल दूं तो 180 लीटर पर डे। सॉरी, हाँ ठीक है, तो 180 लीटर पर डे। तो भाई इसका तो सीधा ये मतलब है कि दिन भर आपको वॉशरूम में बैठना चाहिए, क्योंकि 180 लीटर यूरिन बन रही है, तो मतलब ठीक है दिन भर 180 लीटर बैठ के बहाते रहो। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पर डे में जो यूरिन एक्सक्रीट होती है, जीएफआर तो ठीक है 180 लीटर बनता है, लेकिन पूरे नेफ्रॉन से पास होने के बाद अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट से जो यहाँ से यूरिन एक्सक्रीट होती है वो कितनी होती है? यूरिन एक्सक्रीट जस्ट 1.5 to 1 लीटर। 1 से 1.5 लीटर यूरिन ही आप एक्सक्रीट करते हो, इसीलिए आपको सारा दिन वॉशरूम में नहीं बैठना पड़ता। तो मतलब कि मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं यूरिन से? वाटर, मेनली क्या है, यूरिन में वाटर है, तो मेनली वाटर और जितने भी इलेक्ट्रोसाइट्स हैं सारे के सारे इस पूरे ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन मोटिव ही यही है। अगर लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में ये मैकेनिज्म होता है, किस किस के बीच में होता है? लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। इस मैकेनिज्म का मेन मोटिव ये है कि यूरिन से ज्यादातर चीजों को क्या कर लेना? रीअब्सॉर्ब कर लेना और यूरिन को कंसंट्रेट कर देना। क्या कर देना? यूरिन को कंसंट्रेट। अब दो बातें समझने की है, पहले तो कंसंट्रेट करना, डाइल्यूट करना, ये सारी चीजें क्या होती है, और दूसरी चीज जो मैंने अभी अभी यहाँ पे नाम लिया, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, क्या होती है। तो पहले लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा रिवाइज कर लेते हैं। तो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट। दीज आर द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब हम बात करते हैं तो ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्टीरियोल आता है, फिर ग्लोमेरुलस बनाता है और यहाँ से एक ब्रांच निकलती है, दैट इज द इफरेंट आर्टीरियोल। एंड इफरेंट आर्टीरियोल फर्दर फॉर्म्स पेरिट्यूब्यूलर ब्रांचेस फॉर्म करता है, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज।
एंड पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज की एक ब्रांच जो यहाँ पे लूप ऑफ हेनली के साथ में रन करता है, द यू शेप, इट इज नोन एज वासा रेक्टा। क्या बोलते हो आप उसे? वासा रेक्टा। सो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो ऑपरेट होता है बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड द वासा रेक्टा। ये क्लियर हो गया काउंटर करंट मैकेनिज्म होता किस किस के बीच में है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कंसंट्रेट और डाइल्यूट करने का क्या मतलब है। सीधी बात, कंसंट्रेट और डाइल्यूट, कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपने ये 5, 6, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिए और आपने उसमें 1 स्पून शुगर डाल दी, 1 स्पून शुगर डाल दी। अब आपने दूसरा सोल्यूशन लिया, दूसरे सोल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ पानी है, वही 5, 6, 7 मॉलिक्यूल, लेकिन अब आपने इसमें 10 स्पून शुगर डाल दी। तो अब आप मुझे बताओ, आउट ऑफ सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी व्हिच वन इज मोर कंसंट्रेटेड? तो हमेशा हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उस वाले को बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है। तो मतलब यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि बी वाला सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, और ए वाला सोल्यूशन इज लेस कंसंट्रेटेड। अब अगर मैं इनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ला दूं, मतलब मैं कोई एक ऐसी मेम्ब्रेन लगा दूं जिससे पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स मूव कर पाएंगे, तो क्या होगा? हमेशा हम ज्यादा से कम वाली जगह पे जाना, हम हमेशा कहाँ से आते हैं? हम हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगह से हमेशा थोड़े कम रश वाली जगह में जाना चाहते हैं, ज्यादा से कम की तरफ जाता है कोई सा भी सब्सटेंस, उसकी यही टेंडेंसी है। तो अगर मैंने इन दोनों सॉल्यूशन को पास पास ला दिया और इनके बीच में एक ऐसी मेम्ब्रेन लगा दी कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर मूव कर सकते थे, तो बताओ अब क्या होगा? डेफिनेटली ए वाले सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा है तो H2O मूव करके यहाँ जाएगा क्योंकि वाटर इधर पे कम है। अब आप बोलोगे मैम बराबर है, लेकिन कंसंट्रेशन के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, दिस इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बी, सो वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी। एंड अगर इलेक्ट्रोलाइट्स भी मूव कर पा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स विल मूव टूवर्ड्स ए। और फाइनली एक ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी सेम हो जाएगी, सेम कंसंट्रेशन पे आ जाएंगे, दे विल बिकम आइसोटोनिक। क्या हो जाएंगे? आइसोटोनिक। तो ये सारे कंसेप्ट्स आपने पढ़े होंगे। अब आप इतने बड़े हो गए कि कंसंट्रेटेड, डाइल्यूटेड, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये सारे कंसेप्ट आप सीख चुके हैं। ओके, चलिए, तो हमने बेसिक्स डिस्कस कर लिए हैं क्या होता है। अब हम फाइनली देखते हैं व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो the flow of filtrate in the two limbs of Henle loop and the flow of blood through the two limbs of vasa recta are in opposite direction। अगर हम बात करते हैं हेनलीज लूप में और वासा रेक्टा में जो फ्लो होता है, हेनली लूप में किसका? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, एंड वासा रेक्टा में किस चीज का? ब्लड का। इट अकर्स इन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड कभी भी अगर दो चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, सो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं हम इस चीज को? काउंटर करंट मैकेनिज्म। पर्पस क्या है इस काउंटर करंट मैकेनिज्म का? काउंटर करंट मैकेनिज्म का सीधा पर्पस है क्या? टू कंसंट्रेट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, टू कंसंट्रेट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और यूरिन। सिंपली बोलो, या तो यूरिन को कंसंट्रेट बोल लो, सीधे सीधे बोल लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मत उलझो। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि जो भी यूरिन फॉर्म हुई है वो कंसंट्रेट हो जाए, बॉडी से वाटर का लॉस ना हो। ओके, चलो, तो अब हम समझते हैं कैसे ऑपरेट होता है दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, चलो जल्दी जल्दी बना लेते हैं एक रफ डायग्राम बना के मैं आपको समझाना चाहूंगी व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये बनाया मैंने बोमेन कैप्सूल, ये बनाई मैंने पीसीटी, ठीक है, ये हो गई पीसीटी। पीसीटी से निकल के आई हमारी लूप ऑफ हेनली, ये हो गई पीसीटी। पीसीटी से क्या आया? पीसीटी से निकल के आया हमारा लूप ऑफ हेनले का कौन सा लिम्ब? बोलो जल्दी से, डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब, ओके। तो ये आया हमारा डिसेंडिंग लिम्ब, ये कुछ अजीब सा ना बने, डिसेंडिंग लिम्ब। और ये हो गया हमारा असेंडिंग लिम्ब। देन अगेन हेयर, यहाँ पे हमारा हो गया डीसीटी, एंड लास्टली हो गया हमारा कलेक्टिंग डक्ट। एक मैंने रफ डायग्राम नेफ्रॉन का आपको ड्रॉ करके दिखाया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ। ओके, तो ये हो गया। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर? हेयर कम्स द एफरेंट आर्टेरियोल फ्रॉम द ग्लोमेरुलाई, efferent arteriole, and then it emerges out as efferent arteriole, and then efferent arteriole क्या करता है? efferent arteriole बनाता है peritubular capillary, and peritubular capillary की एक ब्रांच रन करती है अराउंड लूप ऑफ हेनले, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? वासा रेक्टा।
तो जो रेड कलर से ड्रॉन है इट इज द वासा रेक्टा, एंड जो व्हाइट कलर से ड्रॉन है इट इज द लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लो लेबलिंग भी कर देते हैं। ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, और ये रेड वाला क्या है, इट इज वासा रेक्टा, इट इज वासा रेक्टा। अब काउंटर करंट क्यों बोलते हैं, देखो समझो क्यों बोलते हैं। आप जानते हैं कि फिल्ट्रेट जो है यहाँ बोमेन कैप्सूल में आया, ब्लड में आया, सबसे पहले एफरेंट आर्टीरियल में आया, ब्लड में आया, और फिर ब्लड से जो भी गंदा था वो फिल्टर होके आ गया सारा बोमेन कैप्सूल में। ठीक है, और जो रिमेनिंग अच्छा था वो यहाँ पे चला गया पेरिटुब्यूलर कैपिलरी में। अब यहाँ से जो भी गंदा संदा फिल्ट्रेट था वो गंदा संदा फिल्ट्रेट यहाँ पे जा रहा है नीचे की तरफ। किसमें नीचे की तरफ, अगर हम बात करें तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में फिल्ट्रेट जा रहा है नीचे की तरफ, और यहाँ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में फिल्ट्रेट जा रहा है ऊपर की तरफ। सिमिलरली अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड फ्लो करता है यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन द डिसेंडिंग लिम्ब, दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये देखो, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे काउंटर करंट बन गया और यहाँ पे काउंटर करंट बन गया। समझ में आ रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली फॉर्म्स काउंटर करंट विद द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली फॉर्म्स काउंटर करंट विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो इसका डिसेंडिंग वासा रेक्टा के असेंडिंग के साथ, लूप ऑफ हेनली का असेंडिंग वासा रेक्टा के डिसेंडिंग के साथ में ओवरलैप करता है। इतनी कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, अब आप और क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली होता है इट इज परमिएबल टू वाटर। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली से रिलीज हो जाता है बहुत सारा पानी, बिकॉज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली जो है वो वाटर के मूवमेंट को अलाउ करती है वाटर के मूवमेंट को अलाउ करती है। अब यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में जैसे ही फिल्ट्रेट आ रहा है और उससे हम पानी को निकाल ले रहे हैं, तो अगर हम किसी भी सॉल्यूशन से पानी को निकाल लेंगे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट की कंसंट्रेट, वेरी गुड, सॉल्यूशन हो जाएगा कंसंट्रेट। अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ अगर आए तो हम देखेंगे कि जो ऑस्मोलैरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, 300, 600, देन 900 एंड फाइनली 1200। सबसे नीचे आते आते ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर हो जाएगी। क्यों, बिकॉज यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली से सारा वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब हो गया। तो अब जो यूरिन थी वो कंसंट्रेट हो गई कि नहीं, खुद सोचो। अभी वो इतना सारा पानी लेके आ रही थी, अब आधे से ज्यादा पानी तो एब्जॉर्ब हो गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में, कंसंट्रेट हो गई। चलो बढ़िया, अब ये सारा फिल्ट्रेट पहुंचेगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। अब जैसे ही असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में आएंगे वैसे ही यहाँ से एब्जॉर्ब होंगे NaCl इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों एब्जॉर्ब हो पाएंगे, आप जानते हैं इसीलिए एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, बिकॉज क्यों एब्जॉर्प्शन हो पाएगा जल्दी बताओ, बिकॉज जो असेंडिंग लिम्ब होती है इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होती है असेंडिंग लिम्ब। तो असेंडिंग लिम्ब से इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl बहुत सारे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और अभी क्या हुआ था, यहाँ पे तक आते आते सॉल्यूशन कैसा हो गया था, हाइपरटोनिक। कैसा हो गया था फिल्ट्रेट, हाइपरटोनिक, मतलब उसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, 300 से 1200 पहुंच गई थी। अब यहाँ पे भी 1200 थी, यहाँ पे भी 1200 थी, लेकिन अब क्या हुआ, पानी तो यहाँ निकाल लिया था, लेकिन जैसे ही असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में आए तो साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर मूव कर गए। क्यों कर गए, बिकॉज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बाहर निकलकर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आ गए। समझ में आई कहानी। तो अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स रिमूव हुए तो इसीलिए सिमिलरली जैसे यहाँ आते आते ऑस्मोलैरिटी बढ़ी थी, ऊपर जाते जाते ऑस्मोलैरिटी वापस से डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स रिमूव कर लिए गए। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स रिमूव करते जाएंगे ऑस्मोलैरिटी वापस से ऊपर जाते जाते कम हो जाएगी। आइसोटोनिक था, यहाँ पे आके हाइपरटोनिक हुआ, फिर ऊपर जाके हाइपोटोनिक हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने उससे क्या कर लिया, हमने उससे इलेक्ट्रोलाइट्स रिमूव कर लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स हमने रिमूव कर लिए। अब आगे कहानी क्या होती है, अब सारा का सारा फिल्ट्रेट पहुंचेगा इस DCT वाले पार्ट में। DCT में दो हार्मोन्स एक्ट करते हैं, ADH एंड एल्डोस्टेरॉन, ADH एंड एल्डोस्टेरॉन, एंड ADH एंड एल्डोस्टेरॉन DCT पे एक्ट करके और भी जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। अब क्या होता है, सारा का सारा मैटर पहुंच चुका है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। कहाँ पहुंच गया है सारा मैटर भैया पहुंच चुका है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से भी कुछ फर्दर अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ थोड़ा सा अमाउंट ऑफ यूरिया एब्जॉर्ब हो जाता है टू मेंटेन द ग्रेडियंट।
एंड फाइनली सारा जितना भी नेसेसरी अमाउंट ऑफ वाटर है वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ से यूरिन पास हो जाती है। कितनी यूरिन पास होती है? 1.5 टू 1 लीटर यूरिन इन अ डे, क्योंकि जितना भी फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ था उसमें से मैक्सिमम चीजें रीएब्जॉर्ब हो गई। क्लियर? अब मन में अगर एक सवाल पता नहीं आया कि नहीं आया, मैं बता देती हूँ। आप देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा कॉर्टेक्स में लाई करता है, मतलब Bowman's capsule, PCT and the DCT they lie in the cortical part and loop of Henle, vasa recta, collecting tubule they lie in the medulla part. आप देखो कॉर्टेक्स से मेड्यूला तक आने में ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? ऑस्मोलैरिटी 300 से लेकर 1200 तक बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। कुछ ऐसे लॉजिक होगा ना कि क्यों इनर मेड्यूला में ऑस्मोलैरिटी इतनी ज्यादा है, इतनी हाई ऑस्मोलैरिटी क्यों है? रीजन टू मेंटेन द ग्रेडियंट। क्या है रीजन? टू मेंटेन द ग्रेडियंट, ताकि न्यूट्रिएंट्स का वॉश ऑफ ना हो सके। अगर ये ग्रेडियंट, ये हाई ऑस्मोलैरिटी नहीं रहेगी टुवर्ड्स मेड्यूला, तो क्या होगा? जो ये ग्रेडियंट नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स सीधे वॉश ऑफ हो जाएंगे। ये जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस चल रही है कि न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट हो रहा है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं बोलना चाहिए, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वाटर, उसका मूवमेंट हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी इन द मेड्यूला। अगर ये ऑस्मोलैरिटी नहीं मेंटेन करी गई तो क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स विल वॉश ऑफ, न्यूट्रिएंट्स विल वॉश ऑफ। अब यहाँ से जो भी NaCl निकला है, कहाँ से निकला? NaCl जो निकला था वो निकला था फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली से हमारा बहुत सारा NaCl रिमूव हुआ था। नाउ दिस NaCl अगर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, यहाँ बाहर इंटरस्टिशियम में पड़ा हुआ है, तो किस काम का है? वेस्ट ही हो रहा है। हमने इसलिए एब्जॉर्ब किया ताकि वापस से ब्लड को दे पाए कि भाई लो ब्लड, ये जरूरत का सामान था, इसको रख लो। हमने इसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया। ये तो कचरे में चला गया था फिकने यूरिन के साथ, लेकिन हमने देखो इसको वापस से रीअब्जॉर्ब करके ले आए हैं। तो अब यहाँ ब्लड आपको नियर बाय सबसे कहाँ दिख रहा है? NaCl कहाँ मूव करेगा? जल्दी बोलो। वेरी गुड। NaCl विल मूव इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। जो सारा का सारा NaCl है वो मूव कर जाएगा किसके अंदर? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के अंदर मूव कर जाएगा, और साथ साथ में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से वाटर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसके अंदर NaCl का अंदर गया, NaCl का इन्फ्लक्स हुआ एंड वाटर जो है वो बाहर आया। अब आप बताओ मुझे, यहाँ ब्लड में NaCl जा रहा है और पानी को बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? ब्लड के अंदर भी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड के अंदर भी ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सिमिलरली 300, 400, 800 है ना, इस तरीके से सिमिलरली ब्लड में भी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, एंड अगेन अब आप यहाँ पे आओ, 1000 ऑस्मोलैरिटी रहेगी। NaCl बहुत सारा है, यहाँ तक आप रीजन में आ गए, तो हमें मेड्यूला में कैसी ऑस्मोलैरिटी रखनी है? हाई। अब जैसे ही ऊपर की तरफ कॉर्टेक्स की तरफ मूव करेंगे, मतलब हम असेंडिंग लिम्ब में आ गए, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में आ गए, अगेन टू मेंटेन दैट सेम ऑस्मोलैरिटी अब NaCl को ब्लड से बाहर आना पड़ेगा। सो इन असेंडिंग लिम्ब देयर विल बी रिमूवल ऑफ NaCl, इन असेंडिंग लिम्ब देयर विल बी रिमूवल ऑफ NaCl। समझ में आई कहानी? सो ये जो असेंडिंग लिम्ब है उससे NaCl वापस से रिमूव हो जाएगा और निकल के मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। तो मेनली जो वासा रेक्टा का रोल था इस पूरे सिनेरियो में, वो था एज अ काउंटर करंट एक्सचेंजर। क्या बोला जाता है वासा रेक्टा को? वासा रेक्टा को बोला जाता है काउंटर करंट एक्सचेंजर। तो मतलब सीधी बात ये है, जो भी ऑस्मोलैरिटी डेवलप हो रही है लूप ऑफ हेनले में, तो लूप ऑफ हेनले को बोल देते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कौन होता है? लूप ऑफ हेनले, और एक्सचेंजर कौन होता है? वासा रेक्टा। सीधी बात यह है, जो भी ऑस्मोलैरिटी डेवलप हो रही है इन द लूप ऑफ हेनले, दैट सेम ऑस्मोलैरिटी विल बी डेवलप्ड इन द वासा रेक्टा। वासा रेक्टा के साथ वो सेम ऑस्मोलैरिटी एक्सचेंज हो जाएगी। सिंपल रीजन है, क्या है वो रीजन? ताकि जो भी मिनरल्स हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर है, वो वॉश ऑफ ना हो जाएं, वो एब्जॉर्ब प्रॉपरली हो पाए, एक ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहे, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। और अगर वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन नहीं रहा तो न्यूट्रिएंट्स विल गेट वॉश्ड ऑफ। समझ आया पूरा कंसेप्ट? तो समझा दिया है मैंने पूरी कहानी।
अब हम आगे देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो ये डायग्राम क्या ही बनाओगे, बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये रफ डायग्राम था जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग यू। एनसीईआरटी के डायग्राम से समझते हैं, इसको क्लियर करते हैं और एनसीईआरटी के डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो ये है एनसीईआरटी का डायग्राम। तो एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये है लूप ऑफ हेनली और ये है वासा रेक्टा। यहाँ से अलग अलग करके बनाया है, आप समझो। ये है कौन सी लिम्ब, दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब, दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और यहाँ तो आप क्लियर ही हो। देखो यहाँ क्या हो रहा है, वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। अब आ जाओ असेंडिंग लिम्ब पे, तो NaCl रिमूव हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी वापस से इंक्रीज हो रही है। अब ये सारा NaCl विल मूव इनटू ब्लड, ब्लड में चला जाएगा ना, तभी तो कुछ काम का है, तो ब्लड में पहुंच गया। अब ब्लड में पहुंचा तो और पानी यहाँ से बाहर निकला, तो ऑस्मोलैरिटी विल अगेन इंक्रीज इन द वासा रेक्टा। जैसा इसमें हो रहा है सिमिलर प्रोसेस इसमें होगा। क्यों होगा, ताकि मिनरल्स जाके जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो वॉश ऑफ ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करी। अब वापस से जब कॉर्टेक्स वाले पार्ट में पहुंचना है तो अगेन NaCl विल मूव आउट, NaCl फिर से बाहर निकलेगा टू अगेन रीगेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ 300 मिली ऑस्मो पर लीटर, मिलीमोल पर ऑस्मो लीटर। ओके, समझ में आ गई पूरी बात। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ड्यू टू काउंटर करंट एंड प्रॉक्सिमिटी बिटवीन Henle loop and vasa recta, osmolarity increases from cortex to the medullary interstitium. This gradient is caused by NaCl and urea. तो भाई किस किस के बीच में काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, जिसके कारण ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला। कॉर्टेक्स में कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर, एंड इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम इट इज 1200 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर। ओके, then NaCl is transported by ascending limb of Henle loop that is exchanged with the descending limb of vasa recta. तो NaCl कहाँ से निकलेगा, NaCl जो है वो निकलेगा, NaCl will be absorbed by the ascending limb. ascending limb जो लूप ऑफ हेनले के है वो NaCl को निकाल देगी। ये वाली जो लिम्ब है, अरे यहाँ से देखो, ये वाली जो लिम्ब है ये NaCl को निकाल देगी। और ये जो NaCl यहाँ से निकला है ये कहाँ जाएगा, it will move into the descending limb of vasa recta. तो ascending limb of loop of Henle से निकलकर NaCl चला जाएगा in the descending limb of vasa recta. Okay, NaCl is returned to interstitium by the ascending limb of vasa recta. और वापस से NaCl गया, ब्लड में गया, डिसेंडिंग वाली लिम्ब में गया, लेकिन अगेन इट इज रिटर्न बैक टू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, वापस से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में निकाल दिया जाएगा टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में NaCl एंटर करेगा एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से NaCl अगेन रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली small amount of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. अब थोड़ा बहुत जो यूरिया होता है वो भी ascending limb से के थ्रू एंटर होता है ascending limb में, but again that urea is reabsorbed by the collecting duct. और यूरिया का एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, यूरिया का एब्जॉर्प्शन होता है टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ये जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है इसमें थोड़ी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो ताकि चीज़ों का मूवमेंट होता रहे, ताकि चीज़ें अब्जॉर्ब होती रहे। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं हुआ तो जो पूरी प्रोसेस चल रही है ट्रांसपोर्टेशन की, एब्जॉर्प्शन की, वो प्रोसेस पूरी फेल हो जाएगी। Thus, electrolyte and urea are retained in the interstitium and maintain a concentration gradient. Interstitial gradient in the medullary interstitium. It enables easy passage of water from collecting tubule to concentrate the filtrate. और जिसके कारण इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण क्या हो रहा है, वाटर आराम से रीअब्जॉर्ब हो पा रहा है, जिससे यूरिन कंसंट्रेट हो पा रही है और बॉडी से अननेसेसरी वाटर लॉस नहीं हो रहा है। ओके, क्लियर? Thus, DCT and collecting duct produce urine 4 times concentrated than the initial filtrate form, that is 300 milliosmol to 1200 milliosmol per liter. तो भाई जो यूरिन फॉर्म होती है उससे वो कितने टाइम्स, 4 टाइम कंसंट्रेट होती है, मतलब उससे 4 टाइम्स वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है सारा का सारा, एंड तब बॉडी से यूरिन को एक्सक्रीट किया जाता है। मतलब बॉडी अननेसेसरी किसी भी चीज़ को फालतू में वेस्ट नहीं करती। ओके, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म। अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आया है, कोई भी डाउट्स है, तो डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, भैया पूछ लिया करो, हम तो बताने के लिए बैठे हैं। अब पूछोगे नहीं तो हमें कैसे समझ में आएगा, और समझ अगर आ गया है तो ये भी बता दिया करो, हाँ मैम समझ आ गया, यस मैम समझ आ गया, जो भी है, ठीक है। तो फिर ठीक है, बढ़िया है सब कुछ। तो फिर जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, इतना तो कर ही सकते हो ना, और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।